वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार भाइयों बहनों, तो हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर आ गया है। आज हम लोग क्वेश्चन 236 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 236 कह रहा है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। तो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल नहीं दिया था। तो मतलब धर्म के नाम पे जो लैंड होती थी, जैसे मान लो पुरोहित होते थे, उनको दे दिया, ठीक है, तो ये सब नहीं होता था, है ना। मौर्यकाल में ये नहीं होता था। कारण कह रहा है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। मतलब समझो क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। असर्शन मतलब कथन कह रहा है कि मौर्य जो थे वो धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं देते थे। अब ना देने के कारण क्या ये है कि किसान जो थे वो विद्रोह करते थे? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। कृषक जो थे चाणक्य नीति ही नहीं थी देने की, ठीक है। तो कारण गलत है, कथन सही है, ठीक है। यानी क्या है, ए सही है परंतु आर गलत, यानी ऑप्शन सी। 237 कह रहा है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। उसकी फेमस पुस्तक कौन सी है? वो है इंडिका। कौन सी है? इंडिका, ये याद रखिएगा। इसी से इंडिया नाम भी लिया बाद में अंग्रेज़ों ने, इंडिका। 241, मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, संस्कृति, कला एवं साहित्य बिल्कुल करा था। सोने के सिक्के नहीं, सोने के सिक्के जो थे वो ग्रीक जो अब आएंगे वो लेके आएंगे, है ना, इंडो ग्रीक जिसको बोलते हैं वो लेके आते हैं। प्रांतीय विभाजन ठीक है। हिंदू कुश का साम्राज्य ये भी ठीक है, यानी ACD हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ACD। ऑप्शन कौन सा? डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 241 का डी। चलिए 242 देखते हैं। 238 देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? तो देखो मेगास्थनीज की इंडिका में उसने बताया था कि सोसाइटी को, मतलब समाज को 7 वर्गों में विभाजन बताया था, 7 वर्ग में विभाजित किया था, जिसमें दासता का उल्लेख नहीं था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये 7 समाज में डिवाइड करा था, ये याद रख लेना, पूछ सकता है, ठीक है, कौन से 7 समाज है। तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद, ठीक है। तो ये 7 श्रेणियाँ थी। इनमें कहीं भी दासत्व मतलब दास्ता नहीं दिखाता है। मैं अपनी दास्ता सुना रहा हूँ, ये वो नहीं। दास मतलब स्लेवरी, है ना, गुलाम, वो नहीं है इसमें। गुलाम वन देखो, गुलाम शब्द मेंशन नहीं। तो ये 7 याद रखिएगा। और दास्ता नहीं थी मतलब गुलामी नहीं थी, ठीक है। चलो अब 239 अगेन पूछ रहा है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्ग में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो कहाँ उल्लेखित है ये तो बताओ? मेगास्थनीज की इंडिका में है, ठीक है। 242 कह रहा है, भाग एवं बलि क्या थे? तो देखो भाग एवं बलि जो थे ये एक तरह से सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग, इनमें से अगर सही जो ऑप्शन है वो है राजस्व के स्रोत। आपने देखा था ना, बलि एक तरह से आपने सुना नहीं है कि बकरे की बलि देना, ये सब। तो पहले बलि का मतलब टैक्स होता था, ठीक है, और राजस्व के स्रोत है भाग और बलि। एक ऐसे ही सीता चलता था, सीता, वो ज़मीन पे टैक्स लेते थे, वो भी एक तरह से रेवेन्यू का स्रोत है, मतलब राजस्व, ठीक है, ऑप्शन बी। मौर्य काल में सीता देखो आ गया, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो सीता जो है ये भी क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है। मतलब जो भी हम टैक्स लेते थे सरकारी ज़मीनों पे, उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब सीता बोलते हैं, ठीक है। चलो 240 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण करता है? तो देखो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण आपको मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये तो बताता है कि कैसे शासन चलेगा। 244 कह रहा है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? तो देखो समहरताज जो थे उनका काम था राजस्व कलेक्ट करना। कौन? समहरताज, नाम याद रखिएगा, समहरताज, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? देखो तौलमान मौर्य युगीन का अधिकारी था। कौन सा पूछ रहा है? मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान।
का प्रभारी था। ठीक है, तो ये RO में आया हुआ क्वेश्चन था मेंस में पिछली बार, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। ये था आपका पौतवाचद। क्या था? पौतवाचद। ये मान लो मतलब जो वेट वगैरह नहीं होते हैं तौल वॉल की, ये इतने ग्राम ये इतने ग्राम, ये सारा काम मैनेज करना पौतवाध्यक्ष का था। ठीक है, पौतवाध्यक्ष नाम याद रखिएगा। 246 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य या अर्थशास्त्र। तो देखो मनुस्मृति में लेडीज़ों को मतलब वुमेन को प्रोहिबिट किया गया है, मतलब निषेध है दोबारा शादी करना। आदमी कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी कारण है, ऐसे नहीं है। ठीक है। 247 कह रहा है कि ईसवी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान? गिरनार मतलब गुजरात में। तो देखो गुजरात में जो सुदर्शन लेक है उसको सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया, बाद में अशोका ने उसमें कैनाल कटवा दिए, मतलब कैनाल कटवा के खेतों में पानी पहुंचाना शुरू किया। रुद्रदमन जो था उसने उसको रेनोवेट कराया। तो 3 लोगों का हाथ है उसमें, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदमन। ठीक है, गिरनार मतलब गुजरात में है ये, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 251 पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? तो हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक, ये था आपका स्ट्रैटो 2। कौन था? स्ट्रैटो 2, जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। 252 कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो देखो संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है। अगाथोक्लिस है ना, पान थूक के बोलोगे इसको, अगाथोक्लिस भी बोलते हैं, अगाथोक्लिस भी बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगाथोक्लिस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 248 कह रहा है जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण किया? देखो अभी बताया ना आपको, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, उसके बाद अशोका, उसके बाद रुद्रदमन। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा आप। चलो 249 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो देखो किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है, वो है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है ना, क्यों? उसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। कारण है ये जो सुदर्शन झील थी उसके निर्माण के लिए इसमें लिखित है, उसमें अभिलेख में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 253 कह रहा है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो जो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है वो हमें मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदमन के। किसमें? काठियावाड़ के रुद्रदमन के। याद रखिएगा इसको, ऑप्शन ए हो जाएगा। 254 कह रहा है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो देखो बिना बेगार के अगर बात करा जाए तो वो था रुद्रदमन प्रथम। कौन था? रुद्रदमन प्रथम। याद रखिएगा, मतलब जो काम कराया था तो उसका पैसा भी दिया था। ठीक है, चलो 255 कह रहा है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो तांबे के सिक्के जारी किए थे किसने आपके? तो तांबे के सिक्के जारी करे थे कुषाणों ने। किसने करे थे? कुषाणों ने। याद रखिएगा। क्वेश्चन 250 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसको मैच करो। कौन सा सही नहीं है, मतलब सही सुमेलित है? लोथल एंशियंट डॉकयार्ड है, बिल्कुल सही है। लोथल जो था वो एंशियंट डॉकयार्ड है, बिल्कुल सही बात है। सारनाथ और लोथल है कहाँ, ये याद है ना आपको? लोथल भोगवा नदी के किनारे है और कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, बिल्कुल सही है भाई। अब देखो हिंदी की डिमांड आप लोग कर रहे थे, यहाँ तो इंग्लिश में आ गया, मतलब क्वेश्चन देखो आ जाता है इंग्लिश में। सरमन का मतलब होता है पहली प्रचार, जहाँ उन्होंने दिया था पहली बार अपना भाषण, स्पीच कह सकते हो आप। तो सारनाथ बिल्कुल सही है। राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, ये गलत है। लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका जो है वो सारनाथ है। वो कौन है? सारनाथ है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी भाई आपकी बिल्कुल सही है। नालंदा जो है बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए बहुत फेमस थी, बिहार में जो थी। तो यानी ऑप्शन जो है आपका सी गलत है, यानी ABD मतलब 1 2 4 बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सी को लॉक किया जाए। ठीक है, और आप बनते हैं समीक्षा अधिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 256 कह रहा है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का पूरा क्रेडिट जाता है कुषाण वंश को। किसको जाता है? कुषाण वंश को। याद रखिएगा।
257 पूछ रहा है बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के। क्यों? क्योंकि उन्हीं की संगीति हुई थी, मतलब उन्हीं के शासनकाल में चौथी बुद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा। 262 कह रहा है शक संवत सब कब प्रारंभ हो? तो देखो शक संवत विक्रम संवत, इसको पहले आप समझ लो। शक संवत 78 ईस्वी में होता है। कब होता है? 78 ईस्वी में, जब कनिष्क का शासन, कनिष्क राज सिंहासन पे बैठते हैं, ठीक है। और विक्रम संवत, ये विक्रमादित्य के लिए बात कर रहा है, वही चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल में विक्रमादित्य थे, गुप्त पीरियड वाले विक्रमादित्य नहीं। इनको 57 BC में, है ना। कब? 57 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी नहीं है, 57 ईसा पूर्व। अब एक चीज़ समझो, विक्रम संवत निकालना है, अगर आपको बोल दे कि आज 2023 है भाई, विक्रम संवत बताओ, ठीक, ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनिए। 2023 है, विक्रम संवत पूछे तो आपको करना कुछ नहीं, बस करंट ईयर जो चल रहा है उसमें 57 ऐड कर देना है, तो विक्रम संवत आपको मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? विक्रम संवत इज इक्वल टू करंट ईयर प्लस 57, ठीक। शक संवत निकालना है अगर, तो शक संवत होता है 78 ईस्वी, और शक संवत निकालना है तो करंट ईयर माइनस 78 कर दो, ठीक है। शक संवत पूछे तो करंट साल में 78 हटा दो, ठीक है। और पूछे शक संवत और विक्रम संवत में अंतर कितना है, तो 78 प्लस 57 135 साल। कितने? 78 प्लस 57 135 साल, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। तो 265 शक संवत कब से प्रारंभ होता है? तो 78 ईस्वी से, ठीक है। विक्रम एवं शक संवत में अंतर कितना है? तो अभी बताया ना, 78 प्लस 57 135 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। विक्रम संवत शुरू कब से होता है? तो ये 57 BC से होता है ना, ईसा पूर्व से होता है, 57 ईस्वी से नहीं, 57 BC से, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कौन सा वो शासक है? तो देखो, जो वीमा कार्टफेसेस थे उनको श्रेय जाता है सोने के सिक्के बनाने का। कुजूला कार्टफेसेस जो थे, इन्होंने बनाए थे किसके? कॉपर के, मतलब तांबे के सिक्के, ठीक है। तो वीमा कार्टफेसेस हो जाएगा सोने के सिक्के के लिए। 259 कह रहा है योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ये योधे सिक्कों पर हमें कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कौन से भगवान का? कार्तिक भगवान का, ठीक है। 260 कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? जो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख की तिथि है वो है 81 ईस्वी। कितनी है? 81, यानी 81, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखो ये 264 तो आप खुद ही कर लोगे। विक्रम संवत कब हुआ अभी बताया? 57 ईस्वी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ये है, देखो बढ़िया क्वेश्चन, UPSC लेवल। 2009 में शक संवत का, तो अभी बताया आपको, शक संवत निकालना है तो जितना साल दिया है उसमें 78 माइनस कर दो, ठीक है, 1931 आ जाएगा। और अगर विक्रम संवत पूछ लेता तो 2009 में 57 ऐड कर देते, ठीक है। आसान है ना, समझ गए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पूछ रहा है 260 में कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख, अभी बताया आपको 81 ईस्वी। 261 कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो उसी को तो शक संवत बोलते हैं, जब हुआ था तो 78 AD में। कब हुआ था? 78 AD, ठीक है, 78 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलो 266 अश्वघोष किसके समकालीन था? तो अश्वघोष सुना होगा आपने, जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी थी, है ना। अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल के थे। किसके थे? कनिष्क के शासनकाल के। 267 निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? तो देखो अश्वघोष बिल्कुल है, चरक बिल्कुल है, नागार्जुन बिल्कुल है। एक नागार्जुन के, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन का पार्श्व आते थे, पार्श्व, वो भी इन्हीं के कोट से थे। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के टाइम के थे, शुंगा वंश के में, ठीक है। पतंजलि याद रखिए, इसमें नहीं थे, तो ऑप्शन डी गलत है। चलो तो गाइज ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और एक बार गाइज क्रोनोलॉजी ज़रा रिवाइज कर लेना, है ना, कि कैसे जो मगध जनपद में कौन किस शासनकाल में आता था।